नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम उसी की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे जो प्रीवियस एग्ज़ाम में ITTO में आया था। तो उसके 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे और ये इसमें आज हम 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और ये पूरा जो आपका प्रीवियस एग्ज़ाम था इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, हमारा 51 नंबर का क्वेश्चन है, संचार को आशुलिपि में लिखने और फिर उसका अनुलेखन करने की कला को क्या कहा जाता है? सुलेख या आशुलिपि या मानचित्रण या क्रिप्टोग्राफी? तो आपको पता होगा स्टेनोग्राफी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भाषा के शरीर को आशुलिपि में क्या कहा गया है? भाषा के शरीर को क्या कहा गया? स्वर कहा गया है या कॉन्सोनेंट या व्यंजन कहा गया है, शब्द कहा गया है या लेटर कहा गया है? तो ध्यान रखना, भाषा के शरीर को आशुलिपि में कहा गया है व्यंजन, कॉन्सोनेंट कहा गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में AC से DC कन्वर्ट करने के रूप में कौन कार्य करता है? AC तो देखिए, AC से DC जो होता है वो बैटरी करती है, ट्रांसमीटर या स्विच्ड मोड बिजली की आपूर्ति करती है या हीट सेंसर करता है? तो स्विच्ड मोड बिजली की आपूर्ति करता है AC से DC में बदलने के लिए, है ना। इसका पूरा नाम भी आप सब एग्ज़ाम में पूछा जाता है, SMPS, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। इसका पूरा नाम भी पूछा जाता है आपसे एग्ज़ाम में, तो आप इसको भी आप याद रखें। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में अंकगणितीय, तार्किक और इनपुट आउटपुट संचालन कौन करता है? तो मदरबोर्ड करता है कि हार्ड डिस्क करता है कि मॉनिटर करता है कि आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करता है? तो वो करता है आपका CPU। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखिए, अगर CPU नहीं होता तो आपको कन्फ्यूजन करने वाले वर्ड भी थी इसमें, मदरबोर्ड था, हार्ड डिस्क था, मॉनिटर्स भी था, है ना। अगला प्रश्न है, चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, मदरबोर्ड के विवरण और सुविधाओं के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो देखिए, मदरबोर्ड को केस के अंदर लगाया जाता है और पूर्व ड्रिल किए गए छेदों के माध्यम से छोटे स्क्रू द्वारा सुरक्षित रूप से जोड़ा जाता है। फ्लॉपी ड्राइव संलग्न करने के लिए मदरबोर्ड केवल एक पोर्ट प्रदान करता है। इसमें पंखा और एक पेरिफेरल कार्ड स्लॉट होता है, या यह एक प्रकार के CPU और कुछ मेमोरी को सपोर्ट करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फ्लॉपी ड्राइव संलग्न करने के लिए मदरबोर्ड केवल एक पोर्ट प्रदान करता है। ये वाला क्या है, सही नहीं है ना, क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है उसके आधार पर। अगला प्रश्न है हमारा, के का स्ट्रोक किस ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है? तो अब के का स्ट्रोक बताना है आपको कि किस ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है। तो एक आपके पास ऑप्शन है, CQ की आवाज़ या M की आवाज़, J की आवाज़ या L की आवाज़? तो वो किसका करता है? CQ की आवाज़ करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, किस प्रकार की मेमोरी को लगातार रिफ्रेश किया जाना चाहिए ताकि डेटा बना रहे? तो देखो, अगर रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, मैंने बताया था आपको, तो वो होती है DRAM। SRAM को क्या है, रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न, आशुलिपि लेखक के लिए आवश्यक कारक है? गति और सटीकता, ज्ञान, ईमानदारी? तो गति और सटीकता, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैठक के संचालन के बारे में सभी सदस्यों को भेजी जाने वाली सूचना को कौन संदर्भित करता है? तो एजेंडा है, नोटिस है, सम्मेलन है, ज्ञापन? तो वो नोटिस कहलाता है ना। बैठक के संचालन में सभी सदस्यों को भेजी जाने वाली जो होती है सूचना, उसको नोटिस कहते हैं, कॉन्फ्रेंस, है ना। किसी बैठक में किए गए कार्यों और निर्णयों के आधिकारिक रिकॉर्ड को कौन संदर्भित करता है? आंतरिक मेमो या परिपत्र करता है, या रिपोर्ट, या बैठक के कार्यव्रत? तो बैठक के कार्यव्रत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप कार्यालय पद्धति को ज़्यादातर पढ़ लें, क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। आशुलिपि से बहुत ही कम क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं एग्ज़ाम में, है ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर क्वेश्चन अगर कंप्लीट कर लेते हैं और कार्यालय पद्धति को कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप मान लीजिए कि आपने 70% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो आपके 30% का सिलेबस जो है वो आपके, जैसे मान लो मैथ, रीजनिंग वगैरह, इससे आएंगे 5-5 प्रश्न आएंगे, तो आप वहाँ से भी कंप्लीट कर सकते हैं ना। चलिए अगला प्रश्न हमारा, जो किसी विशिष्ट विषय से संबंधित तथ्यों के स्वव्याख्यात्मक कथन को संदर्भित करता है और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए सूचना प्रदान करने के उद्देश्य को पूरा करता है, क्या कहलाता है? डायरी है, रिपोर्ट है, प्रपत्र है, मैनुअल है? तो रिपोर्ट्स होगा, फॉर्म्स होगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस प्रारूप में पत्र के मुख्य भाग, प्रेषक और प्राप्तकर्ता के पते को उचित और एकल स्थान पर छोड़ दिया जाता है?
आप बताइए पत्र के मुख्य भाग प्रेषक का नाम और प्राप्तकर्ता का नाम कहाँ लिखा जाता है? सेमी ब्लॉक या अर्ध ब्लॉक में, संशोधित ब्लॉक में, या आपका ब्लॉक प्रारूप में, या सामान्य ब्लॉक में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संशोधित ब्लॉक में, है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गोपनीय स्वरूप के कठिन या जटिल पत्रों का प्रारूपण करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? मैनुअल ड्राफ्टिंग, डिक्टेशन, मौखिक नोट्स या मानक पैराग्राफ? तो वो होती है मैनुअल ड्राफ्टिंग होती है। आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं इस प्रश्न को। विच मेथड इज एडॉप्टेड फॉर ड्राफ्टिंग डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड लेटर्स दैट आर कॉन्फिडेंशियल इन नेचर? तो आप इसको बताना है कि आपको गोपनीय स्वरूप की कठिन या जटिल पत्रों का प्रारूपण के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो वो है मैनुअल ड्राफ्टिंग होती है ना गोपनीय के लिए। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, कौन सा कैलेंडर के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों को मार्गदर्शन प्रदान करने के उद्देश्य से एक हैंड आउट को संदर्भित करता है? नोटिस करता है या सूचना कार्यक्रम का कैलेंडर, ये ज्ञापन है बैठक की कार्यव्रत? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, SCSS खाते में कितना ब्याज दिया जाता है? तो वो है आपका 8.6, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब पत्र डियर सर, डियर मैडम से शुरू होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर क्या होता है? अब डियर या मैडम लिखा तो आप आज्ञाकारी लिखाएंगे, आपका अपना शुभकामनाएं लिखेंगे, या आपका सम्मानपूर्वक तो बोल के आपका आज्ञाकारी लिखा जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बाहरी संपर्क के माध्यम से लिखित संचार के वितरण को कौन सा संदर्भित करता है? तो स्पीड पोस्ट, पंजीकृत डाक, या मैसेज संदेशवाहक, या पोस्ट बैग? तो वो है संदेशवाहक या मैसेंजर कहता होता है ना। अगला प्रश्न है, दूरसंचार विभाग द्वारा संचालित टेली प्रिंटर सेवा का नाम बताएं? तो दूरसंचार विभाग के द्वारा संचालित टेली प्रिंटर जो होती है वो है आपकी कौन सी? विदेशी मुद्रा है, या टेलेक्स है, टेलीग्राफ है, या केवल ग्राम है? तो वो हो जाएगा टेलेक्स, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैंक या किसी अन्य वित्तीय संगठन में रखे गए ब्याज वाले खाते को कौन सा संदर्भित करता है? तो वो करंट अकाउंट है, या सार्वजनिक भविष्य निधि, या बचत खाता है, या फिक्स्ड डिपॉजिट है, वो बचत खाता। बैंक या किसी अन्य वित्तीय संगठन में रखे गए ब्याज वाले खाते को कौन सा संदर्भित करता है? तो वो है बचत खाता, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिसमें विक्रेता पत्र लिखकर प्रासंगिक जानकारी प्रदान करता है, वह किस प्रकार के पत्र को संदर्भित करता है? विक्रेता पत्र लिखना होता है तो वो किस प्रकार के पत्र के अंतर्गत आता है? व्यापार पूछताछ पत्र, कोटेशन पत्र, आवेदन आदेश पत्र, या वसूली पत्र? तो वो होता है कोटेशन पत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, अनुरोध करने, देने, मना करने, प्रशंसा करने, बधाई देने के लिए संबंध कौन से पत्र होते हैं? वो होते हैं आपके व्यक्तिकृत होते हैं, या बिक्री वाले होते हैं, नियमित होते हैं, वाणिज्यिक? तो वो होते हैं वैयक्तिक पत्र होते हैं, है ना। अगला प्रश्न है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेलीग्राम प्राप्त करने वाले कार्यालयों को तुरंत भेजे जाते हैं वो है आपकी क्या? सिंगिंग, हाथ से वितरित, या अंतर्राष्ट्रीय, या फॉरेन? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय, है ना। अगला प्रश्न है, खुले कार्यालय के लाभों के संबंध में में से कौन सा सही नहीं है? तो वो नहीं है, बहुत महंगा, है ना। बाकी आपके सही है। अगला प्रश्न है, कार्यालय की आंतरिक सज्जा कर्मचारियों पर किस प्रकार का प्रभाव डालती है? तो आप शारीरिक, या मनोवैज्ञानिक, या वित्तीय, राजनीतिक? तो वो होती है मनोवैज्ञानिक तरीके से डालती है। अगला प्रश्न है, भारत में पिन कोड प्रणाली कब शुरू की गई थी? तो वो की गई थी 1972 में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। तो इस पर टिक कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1972 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी योजना लगभग 118 महीनों की अवधि में एक बार के निवेश को दोगुना कर देती है? अब बताइए, 118 महीनों की अवधि में मतलब आप समझ लीजिए कि आपके अब 12 नंबर 108 या आपके 10 साल में कौन वो कर देता है? तो वो किसान विकास पत्र के माध्यम से आप दुगनी आय हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मार्केटिंग सामग्री बनाने और प्रकाशित करने के लिए कौन सा एक परिचयात्मक एप्लीकेशन बनाया गया था? MS एक्सेल। मार्केटिंग संबंध क्या होता है? MS पब्लिशर होता है, या MS आउटलुक होता है, या MS एक्सेस होता है? तो वो है MS पब्लिशर 2007 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, लोकल एरिया नेटवर्क की इंटर प्रोसेसर दूरी क्या है? मैंने आपको बताया था जब दूरी कितनी होती है तो 0 से 1 किलोमीटर के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? वो लोकल एरिया नेटवर्क लैन का प्रकार के अंतर्गत आता है ना। तो आप इसको याद रखें, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के भीतर
हस्तांतरण के लिए उपयोग किए जाने वाले पोस्ट कार्ड का आयाम क्या है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए 10 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर, 14 इंटू 9 सेंटीमीटर और 12 इंटू 8 सेंटीमीटर या 5 इंटू 12 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14 इंटू 9 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, चेक सुविधा का लाभ उठाने के लिए किस प्रकार की सेवा में 500 रुपये का न्यूनतम बैलेंस बनाए रखना होता है? सावधि जमा खाता, आवर्ती जमा खाता, डाकघर बचत खाता या सावधि जमा में? तो डाकघर बचत खाते में 500 मिनिमम रखना पड़ता है रुपया। अगला प्रश्न है, क्या एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र में लैन के इंटरकनेक्शन से बना होता है? तो इसमें क्या बना होता है? तो मेन दिया गया है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड, ये वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा, वैन का हो जाएगा पूरा नाम, है ना। कैंपस एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न है, जेरोक्स कॉरपोरेशन द्वारा विकसित वैन का उदाहरण कौन सा है? वैन का कौन सा है? हैथवे, तिकोना या इथरनेट या अर्पानेट, या इसका आंसर हो जाएगा ईथरनेट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, 1.5 लाख रुपए तक की कर कटौती का आयकर अधिनियम की किस धारा के तहत दावा किया जा सकता है? तो धारा 80 है, धारा 80C के तहत ही किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में कौन सा विकल्प चयनित टेक्स्ट का रंग बदलता है? फॉन्ट स्टाइल या वर्ड आर्ट या फिर आपका टेक्स्ट कलर या फिर आपका हाईलाइट कलर? तो इसका आंसर हो जाएगा टेक्स्ट कलर, ऑप्शन सी। आपको पता भी चल गया होगा नाम से अब। आवक मेल की सभी सामग्री और संलग्नकों की परीक्षा किससे संबंधित है? तो मेल की छटाई से, पत्रों की रिकॉर्डिंग से, पत्रों की जांच से जो होती है, अक्षरों पर मुहर लगाना, या हो इसका करेक्ट आंसर पत्रों की जांच से होता है। अगला प्रश्न है, लैंडलाइन का उपयोग करके दस्तावेज भेजने में कौन सा मददगार है? स्पीकर है, स्कैनर है, फैक्स मशीन है, प्रिंटर? तो फैक्स मशीन होता है। लैंड जो आपके घर पे पहले डिब्बा वाले फ़ोन रखे जाते थे, उसमें फैक्स मशीन के माध्यम से आप दस्तावेजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते थे। अगला प्रश्न है, उस उपकरण का नाम बताइए जो स्वचालित रूप से नाम, पता आदि अंकित करता है? तो फैक्स मशीन करता है, या फोटोकॉपियर, इंटरकॉम या एड्रेसिंग या मेलिंग मशीन? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक कार्यालय सचिव के लिए शब्दों की न्यूनतम गति प्रति मिनट कितनी होनी चाहिए? अब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 140 शब्द प्रति मिनट या 100 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। अगला है, किस प्रकार के फाइलिंग वर्गीकरण में फाइलों को ग्राहकों या व्यक्तियों के पते के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भौगोलिक, है ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, कौन सी एक पुरानी प्रणाली है जिसमें दायर किए जाने वाले कागजात एक रजिस्टर के विभिन्न पृष्ठों पर पोस्ट किए जाते हैं? तो वो कहलाते हैं आपके गार्ड फाइल। गार्ड फाइल के अंतर्गत आते हैं। लोकसभा या राज्यसभा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का क्या पद होता है? अब बताइए, होम सेक्रेटरी या गृह सचिव होता है, या महालेखा परीक्षक महासचिव होता है, या अनुभाग अध्यक्ष होता है? तो वो होता है महासचिव होता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, किस फाइलिंग सिस्टम में फाइलों को एक के पीछे एक रखा जाता है? तो वो क्या कहलाती है? लीवर फाइल होती है, कंसर्टिना फाइल होती है, या फिर आपका ड्रॉअर फाइल होती है? ड्रॉअर फाइल होती है जिसके पीछे एक फाइल रखी जाती है ना। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के अनुक्रम क्रमांकन पेंच की सहायता से धातु के कब्जों के बीच फिट होने के लिए एकल सीटों को छिद्रित किया जाता है? तो वो होता है आपका लूज लीफ इंडेक्स होता है ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, लॉक होने पर किस प्रकार के कैबिनेट रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं? तो वो करते हैं आपका फाइलिंग कैबिनेट, है ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, मांग के आधार पर स्टेशनरी जारी करने को कौन सा संदर्भित करता है? तो वो आपका क्या हो जाएगा, इसमें इंडेंट होता है ना, मांग के आधार पर स्टेशनरी जारी करना इंडेंट कहलाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इंडेंट। अगला प्रश्न है, भारत में स्थित प्रत्येक कार्यालय द्वारा अधिकांशतः किस प्रकार के कागजात का उपयोग किया जाता है? तो A4 साइज़ का, है ना, तो ध्यान रखना A4 और A3 साइज़ के कागज़ों का उपयोग किया जाता है, B3 है ना नहीं किया जाता, तो A4 और A3 कागज़ों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी आधुनिक दस्तावेज पुनरुत्पादन प्रौद्योगिकी का पूर्ववर्ती माना जाता है? तो वो माना जाता है डुप्लीकेट मशीन को, है ना, डुप्लीकेटिंग मशीन या कार्बन कॉपी। अगला प्रश्न है हमारा,
किसी संगठन में गोपनीय सामग्री के निपटान के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वो किया जाता है दोस्तों तो श्रेडर का, टाइपराइटर का किया जाता है उपयोग, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, किस प्रणाली में अनुबंध प्राप्त करने वाले आपूर्तिकर्ता को एक निश्चित अवधि में समान दर पर सामग्री की आपूर्ति करनी होती है? वो रेट कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, रेट कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों हमारा। कुछ क्वेश्चन आपके कार्यालय पद्धति से संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको कार्यालय में मतलब सावधि जमा खाता वगैरह उसमें चैप्टर थे, तो आप उसको ही पढ़ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न ये हमारा, भविष्य में किए जाने वाले उत्पादन की समय सारणी कौन तैयार करता है? तो वो क्या करता है? उत्पादन प्रबंधक या सुपरवाइज़र करता है। तो दोस्तों ये हमारे प्रीवियस ईयर की जो ITTO का एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर था, मैंने कंप्लीट पूरा करा दिया है। ये 2 पार्टों में है, पहला पार्ट मैंने कल डाल दिया था, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं और उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप इसके माध्यम से भी पहली क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें दोस्तों। जल्द मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।